अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। शिवा और सरस्वती जी जान से बर्तनों को बारिश से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश असफल हो जाती है। बरसात इतनी तेज थी कि उनकी झोंपड़ी बुरी तरह टपकने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राघव अपनी पत्नी सरस्वती और बेटे शिवा के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। संपत्ति के नाम पर उसके पास एक कच्ची मिट्टी की झोंपड़ी थी, जहां वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। सारा दिन बर्तन बेचने के बाद भी उसकी बस इतनी कमाई होती कि घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। आज तो एक भी बर्तन नहीं बिका। भगवान जाने हमें कब तक ऐसे ही दुख भोगने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं बिका तो क्या हुआ, आप देखना कल बहुत अच्छी बिक्री होगी। आप तो यूं ही परेशान हो रहे हो। नहीं सरस्वती, मुझे तो लगता है कि भगवान हमें बनाकर भूल गए हैं और हमारी किस्मत में सिर्फ गरीबी और लाचारी ही लिखी है। आप कैसी बातें कर रहे हो? हमने क्या भगवान के घर में चोरी की है जो हम सदा गरीब ही रहेंगे? तो क्या करूं? मेरी इस गरीबी ने मेरे साथ साथ तुम लोगों की जिंदगी भी नर्क कर दी है। अरे अपने इकलौते बच्चे को पढ़ाना तो दूर, उसे एक जोड़ी ढंग के कपड़े तक नहीं दिला सकता। आपसे किसने कहा कि हम लोग खुश नहीं हैं? अरे ये बस थोड़े समय की तो बात है। आप देखना बहुत जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। सरस्वती ने किसी तरह समझा बुझाकर राघव को तो शांत कर दिया था, लेकिन उसे हकीकत का ज्ञान था। ऐसा लगता था कि मानो गरीबी तो उनका नसीब ही बन चुकी हो। बर्तन ले लो बर्तन, मिट्टी के बर्तन ले लो। बर्तन ले लो बर्तन, रंग बिरंगे मिट्टी के बर्तन। अरे बर्तन वाले भैया, रुकिए तो जरा। हाँ जी बहन जी, क्या लेंगी? ये मिट्टी का घड़ा कितने का दिया है? ये 15 रुपए का है बहन जी। 15 रुपए का? अरे नहीं भैया, 15 रुपए तो बहुत ज्यादा है, सही दाम लगाओ। महंगा नहीं है बहन जी, आपको तो पता है मिट्टी लाने से और बेचने तक कितनी मेहनत होती है। वो मुझे नहीं पता। देख लो, अगर 20 रुपए में 2 घड़े देने हो तो बताओ। राघव उस औरत को मटके दे देता है। इसी तरह सारा दिन निकल जाता है। उसके मटके तो सारे बिक जाते हैं, लेकिन मुनाफा ना बराबर ही होता है। देखा, मैंने कहा था ना कि सारे बर्तन बिक जाएंगे। आप तो बेकार ही परेशान हो रहे थे। हाँ सरस्वती, बिक तो गए हैं, लेकिन मुनाफा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इतने सस्ते में बेचकर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तो सोच रहा था कि मैं कल से अपने बर्तन लेकर शहर जाऊं। सुना है वहाँ बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन खरीदने आते हैं। अरे हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सोचा।
शहर में हमें इनके अच्छे दाम मिल सकते हैं। अगले दिन राघव और शिवा बर्तन लेकर शहर आ जाते हैं। बाजार में पहले से ही कई बर्तन बेचने वाले थे। राघव भी उन्हीं के पास अपनी दुकान लगा लेता है। दिन गुजरता गया और ग्राहक आते गए। देखते ही देखते राघव के सारे बर्तन बिक गए और उसे अच्छा मुनाफा भी हुआ। अरे राघव भाई, घर नहीं चलना क्या? शाम हो गई है। हाँ हाँ भाई, अभी चलते हैं। आज तो मेरे सारे बर्तन बिक गए और मुनाफा भी अच्छा हुआ है। हाँ भाई, आज का बाजार अच्छा था। मेरे भी सारे बर्तन बिक गए। बाकी दिनों में तो आधे बर्तन भी नहीं बिकते। अच्छा, तो भाई ऐसे तो गुजारा करना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं राघव भाई, ऐसा नहीं है। आज किस्मत से बाजार अच्छा था, वरना कभी कभी तो बोहनी भी नहीं होती। तो फिर आप अपना गुजर बसर कैसे करते हो? हम लोग मेलों में जाकर अपने बर्तन बेचते हैं। वहां दूर दूर से लोग आते हैं और कभी कभी कोई बड़ा व्यापारी भी आ जाता है जो हमारे सारे बर्तन खरीद कर ले जाता है। तो क्या मैं भी बर्तन बेच सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी 4 दिन बाद ही अनूपगढ़ का मेला है। तुम भी अपने बर्तन लेकर चल देना। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे माँ, आज तो मजा ही आ गया। हमारे सारे बर्तन बिक गए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सरस्वती, आज तो हमें मुनाफा भी अच्छा हुआ है, लेकिन यह पक्का नहीं है कि हर दिन सारे बर्तन बिक जाए। रामू कह रहा था कि कभी कभी तो बोहनी भी नहीं होती। लेकिन पिताजी, उन्होंने मेले का भी तो कहा था। मेले का? हाँ, रामू ने कहा है कि वह मेले में जाकर बर्तन बेचता है और वहाँ बड़े बड़े व्यापारी भी आते हैं जो उनके सारे के सारे बर्तन खरीद कर ले जाते हैं। फिर तो हमें भी बहुत से बर्तन बनाकर मेले में ले जाने चाहिए। हाँ पिताजी, हम भी बहुत सारे बर्तन लेकर चलेंगे मेले में और खूब सारा मुनाफा कमाएंगे। राघव और सरस्वती मेले के लिए बर्तन बनाना शुरू कर देते हैं। शिवा भी पूरी चपलता से बर्तन बनाने में सहयोग कर रहा था। उन्होंने ढेर सारे बर्तन बना लिए। बर्तन तो बन गए, अभी हमारे पास एक दिन बाकी है। अब बस बर्तन पकाने बाकी हैं। मैं दूसरे गांव जाकर ईंधन ले आता हूँ, तब तक तुम लोग आराम करो। ईंधन तो लेना ही है, लेकिन शाम का समय है, जल्दी ही रात होने वाली है। तुम चिंता मत करो, मैं रात को वहीं रुक जाऊंगा और सुबह सवेरे ही ईंधन लेके आ जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ पिताजी। नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के साथ यहीं रुको। अगर मौसम बिगड़ने लगे तो सारे बर्तन झोपड़ी के अंदर रखवा देना। ठीक है पिताजी। राघव ईंधन लेने दूसरे गांव चला जाता है। सरस्वती और शिवा भी अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। शिवा और सरस्वती जी जान से बर्तनों को बारिश से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश असफल हो जाती है। बरसात इतनी तेज थी कि उनकी झोपड़ी बुरी तरह टपकने लगती है। बर्तनों को बारिश से बचाने की कोई जुगत काम नहीं आई।
धीरे धीरे सवेरा हो गया और बारिश थम गई। मुझे माफ कर देना राघव, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे पता है सरस्वती, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे बर्तन ही खराब हुए हैं ना, हम फिर से बना लेंगे। पिताजी, देखो ना, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम मेले में क्या लेकर जाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, हम अगले मेले में चलेंगे। इस घटना से सरस्वती बुरी तरह आहत हो गई थी। बर्तनों को बारिश से बचाने में सरस्वती बुरी तरह भीग गई थी। देखते ही देखते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार से उसका शरीर तपने लगा। गांव के डॉक्टरों से कई दिन इलाज करवाया, लेकिन सरस्वती की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। क्या बात है डॉक्टर साहब, कई दिन हो गए हैं, लेकिन सरस्वती की तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा है? राघव भाई, मैं जो कर सकता था कर चुका हूँ। मुझे लगता है इनको शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बड़े डॉक्टर को? खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? खर्चा कम से कम 50,000 तो मान के चलो। 50,000 का नाम सुनकर राघव की रूह तक कांप गई। उसके लिए तो 5,000 भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन वो अपनी पत्नी को भी इस हालत में नहीं देख सकता था। आखिरकार उसने वो फैसला किया जो उसकी जिंदगी जहन्नुम बनाने वाला था। ये तुम क्या कह रहे हो राघव भाई? क्या तुम साहूकार के व्यवहार से अनजान हो? जानता हूँ भाई, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ये साहूकार तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएगा और बहुत महंगे ब्याज दर पर पैसा देगा। अरे इतना ही नहीं, अगर एक दिन भी ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारा घर भी जब्त कर लेगा और जो पैसा दे दिया है वो भी हजम कर जाएगा। गांव वालों ने राघव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। इसलिए नहीं चाहते हुए भी वह साहूकार के पास मदद मांगने पहुंच गया। अरे आओ आओ राघव भाई, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? वो शेर जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। क्या? अरे बेवकूफ, अगर पत्नी की तबीयत इतनी ही खराब है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन शेर जी कैसे? अरे तो फिर हम किस दिन काम आएंगे? आखिर हम भी इंसान हैं और गांव वालों के प्रति हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। बताओ कितने पैसे चाहिए? वो फिर जी, तो 50,000 रुपए की जरूरत थी। अरे तो इसमें सुखचाने की क्या बात है? ये लो 50,000 रुपए। लेकिन शेर जी ब्याज? राघव भाई, बुरा मत मानना, धंधा है, करना पड़ता है। आप इन कागजात पर दस्तखत कर दो। राघव को पहले से पता था कि निर्धन सिंह सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। असल में वह मोटा ब्याज ही वसूलेगा। इसलिए उसने चुपचाप दस्तखत कर दिया और सरस्वती का शहर के अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से लाए?
सरस्वती, तुम ठीक हो गई हो, मेरे लिए यही काफी है। पैसों का क्या है, किसी से उधार लिए थे, कमा कर लौटा देंगे। कहीं ये पैसे साहूकार से तो नहीं लिए? और कौन दे सकता है इतने सारे पैसे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब तुम ठीक हो गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। सरस्वती ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन वो जानती थी कि अब साहूकार उनकी जिंदगी नर्क बनाने वाला है। शिवा भी उनकी बातें सुन रहा था। उसने भी देखा था कि कैसे साहूकार निर्धन सिंह ने सयामों के खेत पर कब्जा किया था। तुम चिंता मत करो माँ, मैं साहूकार को अपनी झोपड़ी नहीं लेने दूंगा। हाँ बेटा, हम अपनी झोपड़ी किसी को नहीं लेने देंगे। हमें अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी साहूकार का पैसा लौटाना होगा। कल से आप लोग तो शहर जाओ और मैं गांव में जाकर बर्तन बेचूंगी। राघव को सरस्वती की योजना पसंद आती है और वे सभी दिन रात एक कर देते हैं। इस बार किस्मत भी उनका साथ देती है और वह जल्दी ही कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। सुनिए जी, हमारे पास जो पैसे जमा हुए हैं उन्हें साहूकार को दे आइए, कम से कम कुछ तो ब्याज कम होगा। तुम सही कह रही हो सरस्वती, मैं आज शाम को ही साहूकार के पास जाकर ये पैसे दे आऊंगा। वे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी साहूकार अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है। अरे साहूकार जी, आप, हम अभी आप ही की बात कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही आ गया हूँ तो मैं ही ले जाऊंगा। ये लीजिए सेठ जी। ये तो 15,000 रुपए हैं। मुझे तो आपसे 60,000 रुपए लेने हैं। इनसे क्या होगा? 60,000 रुपए? लेकिन सेठ जी, हमने तो आपसे 50,000 ही रुपए लिए थे और अभी तो 2 ही महीने हुए हैं। रुपए तो 12 महीने में लौटाने हैं ना। 12 महीने? अरे नहीं, राघव ने मुझसे 2 महीने के लिए 10% ब्याज पर 50,000 रुपए लिए थे। ये देखो कागज। लेकिन सेठ जी, आपने तो ब्याज और समय का कुछ भी नहीं कहा था। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुमने खुद कागज पर दस्तखत किए हैं, इसीलिए मैं किसी की मदद नहीं करता। लेते वक्त तो बड़े गरीब बनते हो और देते वक्त मुझे ही झूठा बोल रहे हो। लेकिन सेठ जी, इतनी जल्दी हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो लेने से पहले सोचना था ना। और मुझे इससे क्या, मुझे बस मेरा ब्याज समेत पैसा लौटा दो, मैं चला जाऊंगा। सेठ जी, हमें कुछ और समय देखो भाई, ब्याज पर पैसा देना मेरा धंधा है। अगर मैं ऐसे ही समय देता रहा तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। सेठ जी, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो, हम कैसे भी करके आपका पैसा लौटा देंगे। देखो शिवा, वैसे तो मैं तय समय से पहले ना तो तकाजा करता हूँ और ना समय पूरा होने के बाद अपना पैसा छोड़ता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है सेठ जी, हम कैसे भी करके 1 महीने में आपका पैसा लौटा देंगे। लेकिन अगर इस बार भी तुमने पैसा नहीं दिया तो तुम्हें अपनी ये झोपड़ी मेरे नाम करनी होगी। साहूकार अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है और राघव का परिवार जी जान से पैसों का इंतजाम करने में लग जाता है। पिताजी, आज तो हमारी कोई भी कमाई नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो साहूकार हमारी झोपड़ी पर कब्जा कर लेगा। क्या करूं बेटा,
लगता है हम अपनी सारी कोशिशों के बाद भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और हमें बेघर होना पड़ेगा। तो क्या साहूकार हमारी झोपड़ी हमसे ले लेगा? लगता तो यही है बेटा, बस 10 दिन और बाकी है। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पिताजी, क्या आप मिट्टी के खिलौने बना सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन मिट्टी के खिलौनों का क्या करोगे? बाजार में तो प्लास्टिक के सस्ते और सुंदर खिलौने पहले ही बिक रहे हैं। हमारे मिट्टी के खिलौने कौन खरीदेगा? पिताजी, कल मेले में एक व्यापारी आया था। उसने रामू काका से मिट्टी का हाथी खरीदा था। वह कह रहे थे कि वह बहुत सारे खिलौने खरीद लेगा। अच्छा, फिर तो वो रामू से ही खिलौने खरीदेगा, हमारे खिलौने क्यों लेगा? नहीं पिताजी, रामू काका ने उनको मना कर दिया था। कह रहे थे उनको खिलौने बनाना नहीं आता। ठीक है, देखते हैं। राघव बहुत परेशान था। उसे पता था कि वह इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगा। इसी चिंता में उसने शिवा की बातों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शिवा को तो जैसे धुन सवार हो गई थी। उसने सरस्वती को भी बताया। सरस्वती को भी उसकी बात सही लगी। शिवा बता रहा था कि मेले में मिट्टी के खिलौनों की अच्छी बिक्री हो सकती है। आप क्या कहते हैं? हाँ, कह तो रहा था, लेकिन सरस्वती, अगर ना बिके तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। बर्तन तो आज ना तो कल बिक जाएंगे। ऊपर से साहूकार का दिया गया समय भी जल्दी ही खत्म होने वाला है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुना है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हो सकता है ये भगवान का कोई इशारा हो। पता नहीं सरस्वती, मेरा तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। देखिए, हम अपनी तरफ से जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। आगे ऊपर वाले की मर्जी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ये करके भी देख लेते हैं। अगले दिन से ही राघव खिलौने बनाना शुरू कर देता है। सरस्वती और शिवा भी इस काम में उसकी पूरी मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने सुंदर सुंदर हाथी, घोड़े, बंदर और भी ढेर सारे खिलौने तैयार कर दिए। शिवा और सरस्वती ने तरह तरह के रंग और डिजाइनों से खिलौनों को और भी सुंदर कर दिया। अरे वाह राघव भाई, आपने तो बहुत ही सुंदर खिलौने बनाए हैं। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप इतने अच्छे खिलौने बनाना जानते हैं? हाँ भाई, बना तो लेता हूँ, लेकिन प्लास्टिक के खिलौनों के आगे हमारे मिट्टी के खिलौने कौन खरीदेगा? कैसी बात कर रहे हो राघव भाई? हमारी इस कला की विदेशों में बहुत मांग है। अब भाई, हम खिलौने बेचने विदेश तो नहीं जा सकते ना। और जाने की जरूरत भी नहीं। बड़े बड़े व्यापारी जो विदेशों में सामान भेजते हैं वे मेले में आते हैं। पिछली बार भी कई व्यापारी आए थे। रामलाल की बातों से राघव को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। मेला शुरू होता है और ग्राहकों का आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन राघव की नजर तो उसी खास व्यापारी का इंतजार कर रही थी जो उसके परिवार की छत बचा सकता था। दिन गुजरता गया और आखिरकार मेला खत्म हो गया, लेकिन व्यापारी नहीं आया। राघव की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। वह मायूस होकर अपने घर लौट रहा था। पूरे रास्ते वह चुप ही रहा। उसे पता था कि कल उनके सर से छत छिनने वाली है।
राघव भाई मायूस ना हो। अगर इस बार व्यापारी नहीं आए तो अगले मेले में तो पक्का आएंगे। और आपके खिलौने तो इतने सुंदर हैं कि एक बार अगर व्यापारी ने देख लिए तो हर कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाएगा। राघव कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप घर चला जाता है। राघव का परिवार आज बहुत ही मायूस और खामोश था और ना चाहते हुए भी अपनी छत छीनने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में साहूकार भी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। कैसे हो राघव भाई? ठीक है सेठ जी। वो आज आपकी मोहलत का समय पूरा हो गया है, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। सेठ जी, हम पूरे पैसे का इंतजाम नहीं कर सके। अभी हमारे पास 20,000 रुपए हैं। ये आप ले जाओ और हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो। देखो शिवा, मैं पहले ही तुम्हें 1 महीने की मोहलत दे चुका हूँ, अब और मोहलत नहीं दे सकता। अब या तो मेरे पैसे दो, नहीं तो चुपचाप घर खाली करो। हम पर दया कीजिए सेठ जी, अगर आप हमारा घर ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मुझे या तो मेरे पैसे दो या घर छोड़ो। सेठ जी, कुछ तो रहम कीजिए, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चंगू मंगू, जाओ घर पर ताला लगा दो। ठहरो। तुम इस तरह इनके घर पर कब्जा नहीं कर सकते। मैंने पैसा दिया है और आज इनकी मोहलत खत्म हो गई है। अब या तो ये पैसे देंगे या घर। कितना पैसा देना है इनको? ब्याज समेत 55,000। व्यापारी कुछ हिसाब लगाता है और कुछ पैसे साहूकार को देकर बोलता है। 2% ब्याज के हिसाब से अब तुम्हारा कर्ज चुकता हुआ। आगे से इनको परेशान मत करना। 2% नहीं, 10%। इसने कागज पर खुद दस्तखत किया है। हाँ, वही कागज तुम्हें जेल की हवा खिलाने के लिए काफी है। जेल का नाम सुनते ही साहूकार की हवा टाइट हो जाती है और वह चुपचाप अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। आप कौन है भाई साहब? और आपने हमारे बदले इतने सारे रुपए साहूकार को क्यों दिए हैं? ये वही व्यापारी हैं। ये आपके खिलौने खरीदने आए हैं। लेकिन रामलाल भाई, हम इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे इनको? आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये लो एडवांस। और अब बताइए, इन सुंदर खिलौनों के क्या दाम लेंगे? मैं मेलों में घूम घूम कर खिलौने खरीदता हूँ, जिससे मेरा समय और खर्च बढ़ जाता है। अगर तुम हर महीने 1,000 खिलौने मुझे देने का वादा करो तो मैं हर खिलौने के 35 रुपए दे सकता हूँ। व्यापारी एडवांस देकर चला जाता है और राघव अपने काम में लग जाता है। व्यापारी हर महीने आता और सारे खिलौने खरीद कर ले जाता। समय निकलता है और राघव का परिवार अब खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।